बीजेपी नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप अब बोल रहे हैं कि वो कफन बांध कर ही बाहर निकलेंगे। डॉक्टरों से पिटाई के बाद अस्पताल में थे और अब उनका ये बयान, तो इसके क्या मायने हैं ये समझेंगे। साथ ही इशारा ये भी किया जा रहा है कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं। इसकी क्या कहानी है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आरसीपी सिंह और उनकी बेटी लिपि सिंह आखिर जेडीयू के निशाने पर क्यों हैं, किसी घोटाले की बात कही जा रही है, तो इसकी कहानी क्या है ये आपको बताएंगे। साथ ही दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्यों आ रहे हैं, क्या बातचीत होने वाली है, किससे मिलने वाले हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और रोज की तरह मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मनीष कश्यप के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरीके से पटना में मेडिकल कॉलेज में उनके साथ डॉक्टरों ने मार पिटाई की, तमाम तरह के आरोप लगे, शिकायत हालांकि कोई दर्ज नहीं हुई मामले में, अस्पताल से उनकी फ़ोटो आती है, उसके बाद तमाम बातें आती हैं और अब बात आ रही है कि वो कह रहे हैं कि कफन बांध कर निकलूंगा। ये एग्रेशन जो नज़र आ रहा है, ये गुस्सा नज़र आ रहा है, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या बीजेपी नेताओं ने, आपने बताया था कि बीच बचाव का प्रयास किया था, जो वहाँ पर फंस गए थे डॉक्टरों के बीच, वो निकल पाए, बंधक बनाने की तैयारी थी डॉक्टरों की, वहाँ से वो निकल पाए, तो उसमें बीजेपी नेताओं का रोल बताया गया था। और अब खबर ये भी है कि ऐसा कुछ इशारा भी है कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं। क्या चल रहा है? मुझे लगता है, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि दरअसल राजनीति बहुत ठंडे दिमाग से की जाती है और एक्टिविज्म कुछ और होता है। एक्टिविज्म और पॉलिटिक्स में बड़ा फर्क है। मैं ये नहीं कहता कि मनीष कश्यप जिस चीज की बात उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत ही है, लेकिन सवाल यह है कि मनीष कश्यप ये सोच रहे हैं कि उनके इस तरीके की कार्रवाई में या इस तरह की हरकत में बीजेपी साथ दे देगी, तो मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। मैं इस बात को गंभीरता से ऐसा मैं समझ पाता हूं। देखिए, मनीष कश्यप भावुक हो रहे हैं। मनीष कश्यप पीएमसीएच गए थे, यह सच बात है। उन्होंने ये कहा है कि रक्सौल की कोई 16 साल की लड़की इलाज करा रही थी, इलाज में काफ़ी देरी हो रही थी, 3 दिन का विलंब था। और मनीष कश्यप जब डॉक्टर से मिलने गए तो उनसे कहा गया कि 48 से 72 घंटे में रिपोर्ट आएगा और तभी इलाज शुरू कर पाएंगे, उस हिसाब से मेडिकेशन करेंगे। मनीष कश्यप ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि वो जो टेस्ट का रिपोर्ट था वो तुरंत ले आए और तुरंत लाने के बाद लेडी डॉक्टर थी, उसको उन्होंने कहा कि भाई अब तो इलाज शुरू कर दीजिए, अब तो आपके पास टेस्ट रिपोर्ट आ चुका है, जैसा मनीष कश्यप बयान दे रहे हैं अलग अलग मीडिया चैनल्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। और इसी कहने के क्रम में उनका कहना है कि लेडी डॉक्टर का ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि लेडी डॉक्टर ये सोच रही थी 48 से 72 घंटे में रिपोर्ट आएगा, पर मनीष कश्यप ने तुरंत ला करके दे दिया। और फिर मनीष कश्यप से कहा सुनी होने लगी, तो मनीष कश्यप ने कहा बहन इलाज कर दो, अभी इलाज की ज़रूरत है, जैसा मनीष कश्यप कह रहे हैं। और बहन कहते ही डॉक्टर बिगड़ गई। डॉक्टर का कहना था मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर बोलो। और उसके बाद कहा सुनी बहुत ज़्यादा हो गई। मनीष कश्यप शिकायत के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ऑफिस पहुँचे। अभी वहाँ पहुँचे ही थे कि करीब 100-150 जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जूनियर डॉक्टर, वो पहुंच गए और उन लोगों ने मिल करके इनकी धुनाई की। ये कह रहे हैं कि 3 घंटे तक ये बंद रहे, इनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीटा गया। मनीष कश्यप बहुत ज़्यादा आहत हैं। मनीष कश्यप को ये उम्मीद थी कि बीजेपी के कई नेता उनसे मिलने आएंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनीष कश्यप से एक सादा कागज़ में लिखाया गया, साइन कराया गया। मनीष कश्यप का कहना है कि सादा पेपर में साइन कराने के बाद उन लोगों ने क्या लिख लिया पता नहीं। मनीष कश्यप पर भी आरोप है कि मनीष कश्यप ने लेडी डॉक्टर को धक्का दिया। मनीष कश्यप कहते हैं कि ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है, अगर हमने ऐसा किया है तो आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए। अब मनीष कश्यप का कहना है कि मैं क्यों कहीं पे एफआईआर करूं, 10-12 डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर करके मैं क्या कर लूंगा, मुझे पूरा बिहार बदलना है, इस तरह की बात कर रहे हैं। पर मुझे लगता है पूरा बिहार वो अकेले बदल लेंगे, ये समझ से परे है। उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो पूरा बिहार बदलने निकले हैं और अकेले बदल लेंगे? उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो एंग्री यंग मैन का परिचय देंगे, रुख अपनाएंगे और पूरा बिहार बदल जाएगा? उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनमें वो काबिलियत है
कि वो पूरे बिहार को बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरे बिहार को बदलने के लिए पहले आपको अपने आचरण को बदलना पड़ेगा। वो बहुत जगह आपको सॉफ्ट रहना पड़ेगा, लोगों का गुस्सा भी आपको झेलना सीखना पड़ेगा, और उसके बाद जब लोगों का विश्वास आप पे बनना शुरू होगा, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, और तभी आप बिहार में परिवर्तन कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। रक्सौल की वो लड़की जिसके लिए वो इलाज कराने जाते हैं, मैं ये मानता हूँ कि रक्सौल की लड़की या कहीं की भी वो लड़की हो, इलाज किसी का कराने के लिए जाना, अस्पताल जाना, मदद पहुंचाना, ये एक अच्छी बात है कि आप सामाजिक हैं, आपका स्वभाव जो है लोगों की मदद करने का है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमें वहाँ की बद इंतजामी को भी देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना कि पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, डॉक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में होते हैं, और दरअसल इन सब में सुधार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार सालों से उसमें बहुत ज़्यादा सुधार कर नहीं पाई है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप कर नहीं पाया है। आप ये देख लें, पीएमसीएच है, मुजफ्फरपुर चले जाएं, एसकेएमसीएच है, दरभंगा चले जाएं, वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का भी अस्पताल है, और इन मुख्य और एक भागलपुर में हॉस्पिटल है। आप इन 3-4 हॉस्पिटल में चले जाएं और 14 करोड़ की आबादी है। तो दरअसल आप बिहार में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बदहाली देखेंगे तो आपको रोना आएगा, और उसकी बड़ी वजह यह है कि स्वास्थ्य विभाग में कैसे सुधार हो, इसको लेकर के किसी सरकार ने बहुत लंबे समय से सोचा भी नहीं। नीतीश कुमार जब आए थे तो उन्होंने कुछ प्रयास किया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, उन्होंने कुछ एम्बुलेंस शुरू किया, स्टार्ट किया, लेकिन वो कुछ समय के बाद बहुत इफेक्टिव दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, पहले बिल्कुल एम्बुलेंस नहीं दिखता था, अब कुछ जगह चलता फिरता दिखता है, लेकिन 14 करोड़ की आबादी वाला राज्य, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और वहां सरकारी अस्पताल की स्थिति इतनी जर्जर है कि आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ लोग इलाज कैसे करा सकते हैं। मैं खुद पीएमसीएच घूमा हूँ, मैं खुद एसकेएमसीएच घूमा हूँ, मैं खुद दरभंगा मेडिकल कॉलेज देख चुका हूँ, हॉस्पिटल देख चुका हूँ। तो आप समझ लीजिए जिस तरह की हालत वहाँ पर होती है, जिस तरह का बिस्तर होता है, एक बेड के लिए जिस तरह की मारामारी चलती है, और उसके बाद कई तरह के आपको दलाल मिल जाएंगे जो बेड दिलाने का दावा करेंगे। अब आप समझिए कि जो गरीब, लाचार, पैसे से तंग, वो वहाँ पहुँचते हैं, कई लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, और जो दवा चाहिए वो बाहर से खरीदने कि उनमें ताकत नहीं होती है। तो वो सरकारी हॉस्पिटल इस उम्मीद में आते हैं कि वहाँ इनको इलाज मिलेगा, पर वो इलाज मिल नहीं पाता है, और जब इलाज नहीं मिल पाता है तो उनकी स्थिति बड़ी खराब रहती है। अब मनीष कश्यप वहाँ पहुँचे, उनको लगा वो बीजेपी के नेता हैं, उनको लगा यूट्यूबर हैं, लोग उनको जानते हैं, उनकी बात लोग मानेंगे, कहा सुनी हो गई। और कहा सुनी हो गई तो सवाल ये है कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन लोगों का एक ग्रुप है, वो ग्रुप सीधा पहुंच जाता है और वहां पहुंचता और इनकी जोरदार पिटाई कर देता है। और मज़ेदार बात ये है कि पीर बहोर थाना जो लोकल पुलिस स्टेशन है, वो आकर के कहता है कि अंदर कोई पिटाई नहीं हुई। तो जब पिटाई नहीं हुई तो मनीष कश्यप को सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही थी? मनीष कश्यप को एडमिट क्यों होना पड़ा? मनीष कश्यप मंडे को एडमिट होते हैं, थर्सडे इवनिंग को वो छूटते हैं। डॉक्टरों ने ये कर दिया कि भाई सादे पेपर में लिखवा दिया। अब जब 150 लोग पीटने लगेंगे और फिर आपसे लिखवाएंगे कि लिखो, साइन करो, और फिर वो लिखेंगे यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो फिर थानेदार भी उसी पेपर को लेकर के दिखाएंगे कि देखिए यहाँ कोई वारदात नहीं हुई है, दोनों का समझौता हो गया। तो ये तो दिखाने की बात है, ये जो है किसी चीज़ पे मिट्टी डालने की बात है। लेकिन मनीष कश्यप की जोरदार पिटाई हुई है, मनीष कश्यप आहत हैं। मनीष कश्यप को जो भी महसूस हुआ हो, मनीष कश्यप को भी लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच बात है कि उनकी इस कदर पिटाई हुई है कि अब वो बीजेपी से भी रूठ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर यही होना था मेरे साथ,
और मुझे ये पता होता कि बीजेपी का कोई नेता हमसे मिलने तक नहीं आया, तो अब मैं बीजेपी में रहूंगा या नहीं रहूंगा ये अपने समर्थकों के साथ विचार करके फैसला लूंगा। उनका ये भी कहना है कि 24 में वो बीजेपी में इसलिए आ गए थे क्योंकि 4-6 लोगों के फैसले को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब मैं इस पर विचार करूंगा, गंभीरता से सोचूंगा, मुझे इस पे बीजेपी में रहना है या नहीं रहना है उसके लिए आगे फैसला करूंगा। लेकिन एफआईआर करने के नाम पर वो सीधे भाग खड़े होते हैं। वो कहते हैं देखिए पहले मैंने तमिलनाडु का सच दिखाया तो 9 महीने मुझे जेल में रहना पड़ा, अगर अभी मैं सच बोलूँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो अपनी ही पार्टी की सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि मैं कफन बांध करके निकलूंगा। तो सवाल ये है कि कफन बांध करके निकलेंगे तो किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? क्या भगत सिंह बनना चाह रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद बनना चाह रहे हैं? अरे भाई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, आप किसके खिलाफ लड़ेंगे? भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। तो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कफन बांधने की जरूरत क्या है? तो इस तरह की बात का मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन मनीष कश्यप चर्चा में हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी बात हो रही है। वो दिल्ली आ गए हैं ऐसी खबर है, हमारे संवाददाता बता रहे थे। दिल्ली क्या वो इलाज करने आए हैं या बीजेपी के सीनियर लीडर से मिलने आए हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। पर मनीष कश्यप की जो दुर्दशा पीएमसीएच में हुई है, और एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स किसी की पिटाई कर देते हैं? क्या सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? जूनियर डॉक्टर्स क्या एकता दिखा करके स्ट्राइक की बात करते हैं इसलिए सरकार डर जाती है? आखिरकार ऐसा माहौल क्यों है पीएमसीएच में? और पीएमसीएच की दशा और दुर्दशा को लेकर के हुक्मरान चिंतित क्यों नहीं होते हैं? यह भी एक सवाल है, क्योंकि कई सारे लोग, मैं कई सारे पत्रकारों से बात कर रहा था, उनका तो यहां तक कहना है कि अगर आप कोई अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर के चले जाइएगा, फोटो खींचने का प्रयास करिएगा, कैमरा आपका अंदर दिख गया तो यकीन मानिए कई सारे लोग मिलकर के आपकी पिटाई कर देंगे। मनीष कश्यप का भी मोबाइल छीन लिया गया था जब मोबाइल से वो शूट करना चाह रहे थे। अगर ये स्थिति पीएमसीएच में है तो निश्चित तौर पर बहुत डराने वाली है, बहुत चौंकाने वाली है। और ये समझिए कि बिहार के कैपिटल में पटना मेडिकल कॉलेज में अगर इस तरह का रवैया है तो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल, ये तो बड़ी चिंता की बात है कि अस्पताल में जो कमियां हैं उनको अगर पत्रकार रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, अंदर कैमरा तक ले जाना मुश्किल है और पिटाई होने का डर है, तो जाहिर सी बात है ये तमाम सवाल खड़े करता है, जिसके जवाब मुझे लगता है पीएमसीएच प्रशासन को भी देने पड़ेंगे और सरकार को भी प्रबंध करने होंगे, साथ ही साथ जवाब भी देना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार। बाकी मनीष कश्यप क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, देखने वाला रहेगा, हम बताएंगे आपको। दिल्ली मनीष कश्यप पहुंचे, दिल्ली नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं, उनके दौरे को लेकर बड़ी चर्चा है, बड़े दिनों बाद दिल्ली आ रहे हैं, कैसे देखा जाए इस दौरे को, क्या कुछ फैसले होने वाले हैं? देखिए मनीष कश्यप तो अपना इलाज कराने पहुंचे हैं, साथ ही अपने कुछ करीबी नेताओं से भी मिलेंगे, उनको फैसला करना है कि उनको बीजेपी में रहना है या नहीं रहना है। लेकिन नीतीश कुमार 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, 24 तारीख को पहुंचेंगे यानी कल पहुंचेंगे, 25 को वो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। आपको बता दें फरवरी में भी नीतीश आए थे लेकिन प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब नीतीश कुमार का ऐसे वक्त पर दिल्ली पहुंचने के कई मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, चुनाव से पहले बिहार के लोगों को और क्या कुछ दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने नौकरियां खूब बांटी है और नीतीश कुमार ये नैरेटिव तेजस्वी यादव का खत्म करने में बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। वैसे चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि इनका ये नैरेटिव काम किया या तेजस्वी का नैरेटिव इफेक्टिव रहा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नौकरी देने की वाहवाही खूब लूटी और उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत लोगों को नौकरी भी दिया। पर इस सब के बीच में डोमिसाइल का भी मुद्दा उठ गया कि अरे आपने नौकरी तो बांटी लेकिन बाहर के लोगों को नौकरी मिल गई।
अब सवाल उठता है कि नीतीश पीएम से मिलेंगे तो क्या सीटों के बंटवारे को लेकर के बात होगी, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर के कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब साफ साफ नहीं आ रहे हैं। जो चिराग पासवान की हरकतें हैं और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उससे एनडीए में कहीं ना कहीं खलबली है, और निश्चित तौर पर एनडीए के भीतर की जो खलबली है उसको कैसे खत्म किया जाए ये भी एक बड़ा सवाल है। तो प्रधानमंत्री से मिलने आना, प्रधानमंत्री से जाहिर तौर पर चुनाव से पहले कुछ मांग जरूर रखेंगे कि बिहार के लोगों को ये देने का वादा किया जाए, और फिर वापस पहुंचेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री को भी बिहार आना है, इस बात को जान लीजिए। तो दोनों नेताओं की मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है, और इसलिए ये चर्चा का विषय है कि नीतीश दिल्ली आ रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। और नीतीश दिल्ली आते हैं तो नीतीश का मतलब, दिल्ली आने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिहार के लिहाज से भी, पॉलिटिक्स के लिहाज से भी, राजनीति के लिहाज से भी। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि जो नीतीश कुमार के यहाँ आने की बात है उसमें चिराग एक अहम मुद्दा हो सकते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जरूर ये कहेंगे कि भाई आप पार्टी अध्यक्ष से बात करिए, बिहार प्रभारी से बात करिए, लेकिन प्रधानमंत्री के कान में नीतीश कुमार बात डालना जरूर चाहेंगे। हम आपको बता दें कि दोनों के रिश्ते बड़े कॉर्डियल हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कई बार नीतीश कह चुके हैं कि मैं एनडीए से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, पहले कई बार गड़बड़ी कर चुका हूं, लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो भी नीतीश कुमार को काफी तवज्जो देते हैं, और इसके राजनीतिक कारण भी हैं। राजनीतिक कारण ये है कि भाई केंद्र में सरकार जेडीयू की मदद से चल रही है, तो इसलिए जातीय जनगणना की घोषणा भी हो गई है। तो कैसे बिहार को लेकर के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाया जाए, चुनाव से पहले क्या कुछ किया जाए, सीटों का बंटवारा किस तरीके से हो, चिराग पासवान को कैसे मनाया जाए, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको साधने का प्रयास किया जाएगा। और इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा बेहद अहम है। बिल्कुल, नीतीश का दिल्ली दौरा भी बेहद अहम है, और आने वाले वक्त में जो बिहार का विधानसभा चुनाव होना है वो भी काफ़ी अहम है। उससे पहले ऐसी मुलाकातें होती रहेंगी, और इस मुलाकात में मुझे लगता है जो पंकज जी बता रहे हैं कि चिराग पासवान एक मुद्दा होने वाले हैं, तो देखने वाला होगा इसमें क्या होता है। हम नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी पार्टी की बात भी कर लेते हैं, जेडीयू की, जो कि आरसीपी सिंह, जो कि उनके पूर्व सिपासलार करीबी तमाम लोग उनको उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखते थे, पर वो पहले इनसे अलग हुए, बीजेपी में शामिल हुआ, बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, और अब वो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में आ गए हैं। फिलहाल आरसीपी सिंह और उनकी बेटी लिपि सिंह जेडीयू के निशाने पर हैं। कुछ गड़बड़ झाला बताया जा रहा है। देखिए, आपको बताएं, नीरज कुमार प्रवक्ता है, मंत्री भी रह चुके हैं। नीरज कुमार ने आज जोरदार तरीके से अटैक किया। नीरज कुमार का कहना था कि हम नालंदा का इस्लामपुर हार गए, और इस्लामपुर हार गए तो हम लोग हैरान हुए। जब परिणाम बाहर आया तो पता चला कि जिनको इंचार्ज बनाया गया था, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो इस्लामपुर में, वो नालंदा में, वो राजगीर में जमीन खरीद रहे थे, और जमीन लिपि सिंह और लद्दा सिंह के नाम पर जमीन खरीदी गई है, लता सिंह। तो सवाल ये उठता है कि ये लिपि सिंह तो आरसीपी सिंह की बेटी हैं, तो सीधे सीधे आरसीपी सिंह पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जिस आरसीपी सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, वो कई गरीब लोगों से अपनी जमीन खरीदने में लगे हुए थे, अपने जमीन का इजाफा कर रहे थे, अपनी बेटी के नाम पे जमीन खरीदे जा रहे थे, और वो भी खरीद किससे रहे थे, तो गरीब लोगों से, वो भी खरीद किससे रहे थे, तो पिछड़े लोगों से। मतलब पिछड़े, अति पिछड़े लोगों से जमीन खरीदना ही नहीं बल्कि वो हथियार रहे होंगे, और इसकी जांच होगी। जो भी कानूनन पहलू होगा उसके तहत जांच की जाएगी कि आखिरकार आरसीपी सिंह ने इतना अकूत संपत्ति कैसे बनाया। ये नीरज कुमार कहना चाह रहे थे। दरअसल नीरज कुमार इस बात से भी आहत थे कि कैसे उनके बारे में कहा गया कि आरसीपी सिंह की कृपा से वो एमएलसी बने थे। नीरज कुमार का कहना है कि मैं आरसीपी सिंह की कृपा से क्यों एमएलसी बनूंगा। नीरज कुमार का कहना था, मैंने कभी आरसीपी सिंह को गुरुदेव नहीं कहा है, गुरुदेव तो माता पिता होते हैं, गुरुदेव तो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो मेरे कैसे गुरु हो सकते हैं। मैं एमएलसी बना था
तो मैं अपनी मेहनत से बना था, मैं एमएलसी बना था तो नीतीश कुमार के आशीर्वाद से बना था, मैं पार्टी में इतने लंबे समय से हूं, मैं अपने क्रियाकलाप से एमएलसी बना था। और नीरज कुमार यही नहीं थमते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अरे भाई, जहां तक आरसीपी सिंह का सवाल है तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की कृपा पर राज्यसभा गए थे, वो लोकसभा का कोई चुनाव जीते नहीं है। और ललन सिंह तो 4 बार सांसद बन चुके हैं। तो आरसीपी सिंह को ध्यान रखना होगा कि वो किसके बारे में क्या बोले। वो कृपा पर, वो पहले एक अधिकारी थे, उनको राज्यसभा नीतीश जी ने भेजा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी ने बनाया और उसके बाद संगठन की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमीन बनाना शुरू किया और वो अस्थामा का कागज निकालते हैं, वो राजगीर का कागज निकालते हैं, वो बताते हैं कि अमुक अमुक डेट को कैसे इन्होंने जमीन खरीद लिया। वो बताते हैं कि 15 सितंबर को ए ने बी को बेचा और 18 सितंबर को बी से आरसीपी खरीद लेते हैं। तो ये कैसे हो गया। तो इन तमाम बातों की चर्चा नीरज कुमार खुले तौर पर आरसीपी सिंह के खिलाफ कैमरे पर करते हैं और कहते हैं कि ये जमीन माफिया हैं, इन्होंने जमीन बनाने का काम किया है, इनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है उसको करने से हम पिछड़ेंगे नहीं। आरसीपी सिंह के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। और नीरज कुमार यही नहीं थमते हैं, प्रशांत किशोर को भी आड़े हाथों लेते हैं, कहते हैं कि 1 लाख रुपए का वो उनका पेडअप कैपिटल है और लाखों करोड़ों रुपए वो तेलंगाना की एक कंपनी से ले रहे हैं। कैसे आ रहा है ये किसको समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबकी पोल खोलूंगा, क्योंकि देखिए आरसीपी प्रशांत किशोर की पार्टी में आ गए हैं और आरसीपी लगातार जेडीयू के खिलाफ बोल भी रहे हैं। नीरज कुमार को उन्होंने निशाने पर भी लिया है, इसलिए चर्चा बहुत ज्यादा है। दरअसल ये प्रशांत किशोर और आरसीपी दोनों जेडीयू के बहुत नजदीक जी, दोनों नीतीश कुमार के बहुत नजदीक रहे हैं, दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, इस बात को आप जान लीजिए। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप पाएंगे दोनों कई तरह की बातें करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि कैसे प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि अशोक चौधरी डर के मारे बैठे रहते थे। जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन था तो लालू प्रसाद से बात भी करनी होती थी तो अशोक चौधरी डरते थे। वो कहते थे लालू बात बात में डांटते हैं और इसलिए वो मेरे पास आते थे और मैं बात कराता था। और आप समझिए कि अब वो मुझे कोर्ट भेजने का और केस करने की धमकी दे रहे हैं, मैं उनसे डरने वाला नहीं। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर बात को उठा रहे हैं, आप समझिए आने वाले समय में बहुत सारी बातें पर्सनल भी निकलेंगी बाहर। और क्योंकि चुनाव है, एक दूसरे के खिलाफ स्कोर सेटल करना है, पॉलिटिकल माइलेज लेना है, कई बार नीचे भी दिखाना है, इसलिए आपको राजनीतिक वातावरण बहुत गर्म दिखेगा, बहुत मजा भी आएगा, कई बार अफसोस भी होगा कि ये राजनेता इस स्तर पर क्यों उतर आए हैं। इसलिए बहुत तरह की बातें आपको सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कागज सामने आते रहेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहेंगे और बताया जाएगा कि सामने वाले अमुक व्यक्ति भूमाफिया हैं। और ये सब तभी होता है जब वो अपनी पार्टी छोड़कर किसी और की पार्टी में चले जाते हैं। जब तक अपनी पार्टी में रहते हैं तब तक वो महान नेता नजर आते हैं। तो यही राजनीति है और यही राजनीति का चरित्र है जो कि चलता रहेगा। और जैसे जैसे बिहार चुनाव करीब आएगा मुझे लगता है ये और बढ़ेगा। आप भी तैयार रहिए, हम भी तैयार हैं। आज के शो में राग बिहारी में इतना ही। आपका इस पूरे ये जो आरोप लगाए गए हैं आरसीपी सिंह के ऊपर जेडीयू की तरफ से, उन पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।